हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपर जीआईटी सेक्शन का पहला मॉड्यूल विच इज़ योर एसोफेगस फ्रॉम डोगर बुक। सबसे पहले एसोफेगस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जीआईटी पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी हम आगे सर्जरी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड एनल ग्लैंड। सो दिस इज द पार्ट ऑफ जीआईटी सिस्टम एंड विच एपिथेलिया इन्वॉल्व इन ओरल कैविटी, इट इज़ स्क्वेमस सेल एपिथेलियम, राइट। एसोफेगस में कौन सी होती है, उसमें भी स्क्वेमस सेल एपिथेलियम होती है, राइट। स्टोमक और इंटेस्टाइन में कौन सी होती है, ग्लैंडुलर या फिर कॉलमनर, राइट। और एनल ग्लैंड में भी कौन सी होती है, स्क्वेमस सेल। इसको बताने का मकसद ये था कि जब हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे विच इज़ योर बैट्स एसोफेगस या फिर हम गर्ड की डिजीज़ पढ़ेंगे तो चेंजिंग ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम द लोअर स्फिंक्टर उसको हम जब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो स्क्वेमस सेल एपिथेलियम है वो कन्वर्ट होती है इनटू द कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मूविंग टुवर्ड द एसोफेगस एनाटॉमी, द सर्जिकल एनाटॉमी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जितने भी जीआईटी के पार्ट्स हैं उनके अंदर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर होती है और सिरोसा होता है, लेकिन एसोफेगस के अंदर सिरोसा नहीं होता, ये लेयर नहीं होती। जो सिरोसा लेयर है वो एसोफेगस के अंदर नहीं होती और ये एसोफेगस के अंदर नहीं होती, राइट। और जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर सब म्यूकोजा नहीं होती। सो दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो सिरोसो एसोफेगस है उसके अंदर सिरोसा लेयर नहीं होती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द गाल ब्लैडर उसके अंदर जो सब म्यूकोजा लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती, राइट। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें, एक और बैक प्लेक्सिस है और मेजेनर प्लेक्सिस है। जब हम थोड़ी सी आगे फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एसोफेगस के अंदर पहले देखते हैं एनाटॉमी। सो बेसिकली व्हाट इज़ द एसोफेगस? एसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब and how much about it? It is a 25 centimeter long. अब अगर इसकी एनाटॉमी की बात की जाए, जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर उसने इसके रीजन्स, इनके पोर्शंस, 3 पोर्शंस और 3 स्फिंक्टर्स को डिस्कस किया। यहाँ देखें ये इसके 3 पोर्शंस हैं। क्या है? इसके 3 पोर्शंस हैं और ये इसके 3 स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है। अब जो पहला पोर्शन है उसमें आ जाता है सर्विकल एसोफेगस और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम C6 टू T1, फ्रॉम C6 टू T1 और इसका जो डायमीटर होता है वो है 3 to 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 to 5 सेंटीमीटर। अब बात करें जो सेकंड होता है वो होता है थोरैसिक एसोफेजियल वर्टिब्रा। इसके ये कितना होता है? फ्रॉम T1 टू T10, फ्रॉम T1 टू T10 और ये कितना लॉन्ग होता है? 18 टू 22 सेंटीमीटर, राइट। आगे बात करते हैं एब्डोमिनल एसोफेगस विच इज़ जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम विच इज़ अ वेरी शॉर्ट स्फिंक्टर विच इज़ द एब्डोमिनल एसोफेगस पोर्शन और ये कितना लॉन्ग होता है? फ्रॉम T11 टू T12, बेसिकली कहते हैं T10 टू T12 एंड इट इज़ 3 to 6 सेंटीमीटर। ये थे पोर्शंस, 3 पोर्शंस हैं जो वहाँ पे डिस्कस किए। देखें, एसोफेगल एक्सटेंड फ्रॉम द कैरोकॉइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। ये हमने देखा कि C6 से स्टार्ट हो रहा है। एट द गेस्ट एंड टू द गैस्ट्रिक कार्डिया इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग टिल द एब्डोमिनल पोर्शन। इट हैज़ सर्विकल, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल पोर्शंस, राइट। कितने पोर्शंस हैं? सर्विकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल पोर्शंस। एसोफेगस पासिस थ्रू द डायाफ्राम एट द लेवल ऑफ 10th thoracic vertebra and the final 2 to 5 centimeter lie within the peritoneal cavity, abdominal region तक। ये तो हो गए इसके पोर्शंस। अब अगला जो उसने लिखा हुआ है वो है अबाउट स्फिंक्टर्स। देखें, अबाउट स्फिंक्टर्स क्या है कि जो अपर एसोफेगस स्फिंक्टर है इसको दूसरा नाम भी कहते हैं विच इज़ योर द अपर है दी क्रिकोफेरेंजियस बिकॉज जो फेरेंक्स का पॉइंट है और एसोफेगस का पॉइंट है वो दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट मीट कैरोकॉइड कार्टिलेज और फेरेंक्स, जहाँ पे मीटअप करते हैं उसको कहते हैं आपका कैरोकॉइड कार्टिलेज या कैरिकोफ्रेंजिस, ठीक है ना।
ये आपका अपर एसोफेगल स्फिंक्टर। जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो होता है ऑल्टा एंड ट्रैकियल, जहाँ पे ये असेंडिंग ऑल्टा है, राइट, और यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली जो यहाँ पे मेंशन किया जाता है वो लेफ्ट ब्रोंकस होता है। ऑल्टा और ब्रोंकस का जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, प्ले करता है सेकंड स्फिंक्टर। और थर्ड जो होता है वो बीनीथ द डायफ्राम होता है, विच इज़ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है, अब जो एसोफेगल स्फिंक्टर्स होते हैं ना, इसकी थोड़ी सी अगर बात की जाए कि इनके अंदर एक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर भी होता है और एक होता है फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। कितने होते हैं? एक होता है आपका एनाटॉमिकल और एक होता है फिजियोलॉजिकल। जो एनाटॉमिकल होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे नैरोइंग होती है। कहाँ पे? जहाँ पे नैरोइंग होती है, जहाँ नैरोइंग होगी। और नैरोइंग कहाँ होती है? अपर 1/3 में, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर के अंदर नैरोइंग होती है। ये मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट होता है। जब हम एसोफेगल परफोरेशन करेंगे तो तब हम वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एसोफेगल परफोरेशन जो मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है वो अपर 1/3 होता है, राइट। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी जो सबसे मेन इम्पैक्टेड पार्ट होता है, जो इन्फेक्शन जिसमें होता है, जो परफोरेटेड होता है, वो कौन सा होता है? अपर 1/3। ठीक है। और जो फिजियोलॉजिकल होते हैं वो होते हैं जो ऐसे स्फिंक्टर होते हैं जिनके अंदर हाई प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर कहाँ होता है? लोअर 1/3 पे। कहाँ होता है? लोअर 1/3 पे। कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए लोअर स्फिंक्टर पे, तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स होगा। जब हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीजेज, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे अबाउट द हाई प्रेशर। अब जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, थोड़े से इसका देखते हैं कि जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है ये बनता है थायरोफ्रेंजिस से और कैरिकोफ्रेंजिस मसल से। किससे बनता है? थायरोफ्रेंजिस से और कैरिकोफ्रेंजिस से। अब देखें, जो अपर 1/3 है, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर है, ये किस, इसके अंदर कौन कौन होते हैं? एनाटॉमिकल भी होता है, ये दोनों एनाटॉमिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल, ये दोनों होता है। ठीक है, देखिए डॉगर के अंदर ये इतनी डिटेल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब आप फिजियोलॉजी करेंगे या पैथोलॉजी करेंगे तो उसमें ये आपको काम आएगा, राइट। एनाटॉमिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है। क्यों? बिकॉज ये दो पार्ट्स ऑफ मसल से बनता है। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल दो पार्ट से बनता है। एक होता है थायरोफ्रेंजियस और होता है क्रिकोफ्रेंजियस, जस्ट लाइक दिस। और जो कैरिकोफ्रेंजियस होते हैं इनके होते हैं हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। अब आपने एक डिजीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे विच इज़ योर मैकल्स डिवर्टिकुलम। ठीक है ना, इसके अंदर होता क्या है? ज़ेंकल्स डिवर्टिकुलम में जो एसोफेगस डिवर्टिकुलम होता है, अच्छा इसके दरमियान होता क्या है? इसके दरमियान पाया जाता है, ये कौन से हैं? ऑब्लिक, और ये कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल। ये जो दरमियान के अंदर ये चीज़ है इसको हम कहते हैं किलियान्स डिहाइसेंस। क्या कहते हैं? किलियान डिहाइसेंस। जब भी हम ज़ेंकल्स डिवर्टिकुलम को अगर डिस्कस करेंगे, जो एसोफेगस डिवर्टिकुलम में आता है, उसके अंदर जो पोचिंग आउटवर्ड होती है ना, पोचिंग आउटवर्ड होती है लेयर्स की, उस वो किसकी वजह से होती है? वो किलियान्स डिवर्टिकुलम की वजह से होती है, जो किसके अंदर लाई करते हैं? ये ओब्लिक फाइबर्स ऑफ थायरोफ्रेंजियस और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ कैरिकोफ्रेंजियस, विच इज़ योर किलियान्स डिहाइसेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट अपर, मिडल एंड लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट करते हैं। देखें, अपर स्फिंक्टर द कैरिकोफ्रेंजियस, इसमें थायरोफ्रेंजियस भी आएगा। लोअर स्फिंक्टर दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एनाटॉमिकली बट 3 to 4 सेंटीमीटर हाई प्रेशर एरिया लोकेटेड इन द रीजन ऑफ एसोफेगल हियटस। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की बात हो रही है ऑफ द डायफ्राम। The esophagus is held loosely by the hiatus by the thickening of fascia and pharyngoesophageal ligaments. So this is the anatomy of the esophagus. अब बात करते हैं इसकी, ये लिखी हुई है ब्लड सप्लाई और ये इसकी वेनस ड्रेनेज, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ देखें जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है ना, ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसको करती है? अपर 1/3 को। किसको करती है? अपर 1/3। जो ब्रोंकियल आर्टरी है ना, ये किसे करती है? मिडल 1/3। और जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, ये दोनों करती हैं आपके
लोअर 1/3। ठीक है, अब मैंने आपको जो पोर्शंस पढ़ाए थे कि ये सर्विकल एसोफेगस है, थोरेसिक एसोफेगस है, और ये क्या है, अब्डोमिनल एसोफेगस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म है कि सर्विकल जो सा पोर्शन है, थोरेसिक पोर्शन है और अब्डोमिनल पोर्शन है। देखिए अब इसमें डिवीजन कैसे है कि जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है सर्विकल को कौन सी कर रही है, इंफीरियर थॉराइड आर्टरी, और वेन कौन सी कर रही है, इंफीरियर थॉराइड वेन, ये लिखा हुआ है डोगर के अंदर। थोरेसिक को कौन कर रही है, ब्रोंकियल आर्टरीज और ऑल्टा, जैसे ये जो जंक्शन बना होता है थ्रू दिस। और इंफीरियर ड्रेनेज कौन करती है, एजागस वेन और हेमिजागस वेन। और एब्डोमिनल को कौन कर रही होती है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज ऑफ एब्डोमिनल किसी किसी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोरोनरी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेनस ड्रेनेज। हम एक दफ़ा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है कि द एसोफेगस रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द इंफीरियर थॉराइड आर्टरी इन द सर्विकल रीजन। अपर 1/3 को कौन कर रही थी, इंफीरियर थॉराइड आर्टरी, सर्विकल रीजन में, पहला पोर्शन हो गया। ब्रोंकियल आर्टरीज एंड द ब्रांचेस ऑफ थोरेसिक आर्टरी इन द थोरेक्स, सेकंड जो थोरेसिक रीजन है हमारा उसमें कौन सी करेगी, जो मिड में होता है उसे कौन सी कर रही है, ब्रोंकियल, और वहाँ पे लिखा हुआ है थोरेसिक एंड ब्रोंकियल। इंफीरियर फ्रेनिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन द एब्डोमिनल पोर्शन। ये होगी आपकी जो हमने डिस्कस की आर्टरियल ब्लड सप्लाई। अब वेनस ड्रेनेज की बात की जाए तो इंफीरियर थोराइड वेन किसको कर रही थी, हमारे अपर 1/3। हेमिजाइगस और एजागस किसको कर रही थी, हमारी मिड। और लास्ट वन इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक और पोर्टल सर्कुलेशन इन द एब्डोमिनल रीजन। ये यहाँ तक आपकी टोटल एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड नर्व्स। आल्सो जो नर्व्स होती है वो वेगस नर्व से होती है। ठीक है, और वो सप्लाई करती है, हम उसको आगे जब फिजियोलॉजी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कनेक्शन बिटवीन द वेन्स इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिस इन द पेशेंट विद द पोर्टल हाइपरटेंशन। अब आ जाते हैं जी डिजीज़ के ऊपर, विच इज़ द गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। देखिए जो गर्ड की डिजीज़ है ना, ये मोस्ट कॉमन 50% ऑफ हमारे पाकिस्तान में तो 50% ऑफ पेशेंट, बल्कि हर एक दूसरे बंदे को ये डिजीज़ लाजमी होती है। नॉट क्रोनिक स्टेज, जस्ट माइल्ड के। जिस तरह से जब भी पेशेंट आता है आपके पास, पहले से वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है PPIs का, या वो जोन सा होता है, या वो ले के थक जाता है और उसको जोन सा वो आराम नहीं आ रहा होता, तो तब वो प्रेजेंट होता है हमारे पास, राइट। अब इसमें होता किस तरीके से है, इसको पढ़ने से पहले आप इसकी लिटिल बिट आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए कि किस बेस के ऊपर गर्ड है, कि रिफ्लेक्स बैक हो किस वजह से रहा है। देखें अबाउट फिजियोलॉजी कि एसोफेगस की फिजियोलॉजी क्या है, मैंने आपको मेजिनार्स प्लेक्सिस का बताया था अभी पीछे। तो ये जो मेजिनार्स प्लेक्सिस होते हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी, मेजिनार्स प्लेक्सिस जो होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटी, कि ये जो बोलस है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने चीज़ इनटेक की, तो ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए करते हैं, ये सेक्रेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, राइट। विच इज़ द ब्रांच ऑफ, जो ये प्लेक्सिस बनते हैं ये वेगस के होते हैं, लेफ्ट और राइट। और एक हमने पढ़ा था और बैक प्लेक्सिस, ये करते हैं मोटर एक्टिविटी को। क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी को। इसके अंदर गैंग्लियन सेल्स होते हैं, जब हम एक्लेजिया कार्डिया को पढ़ेंगे हम वहाँ पे लिखा हुआ है पैथोलॉजी के अंदर, विच इज द लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल, जिसकी वजह से जो है वो रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, वो स्टक हो जाता है। अब क्या होता है कि मेजिनार्स प्लेक्सिस क्या करते हैं, सेक्रेटरी एक्टिविटीज़, इसकी मोशन को कंट्रोल करते हैं, कि जब भी हमारी फूड ऊपर से नीचे आएगी तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रही होगी वहाँ से जो उसका पार्ट होता है ऊपर से रिलैक्स हो जाता है, यहाँ से इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, यहाँ से इसकी रिलैक्सेशन होगी, ताकि वो नीचे स्लोली है। और जहाँ जहाँ से वो आता जाएगा वहाँ से उसकी रिलैक्सेशन होती जाएगी, और एट द एंड जब ये यहाँ से इधर से जाएगा तो जो लोअर एसोफेगस होता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। आपने अब इसके अंदर जो पेस मेकर होता है ना, वो होता है कहाल, इसे काजल नहीं पढ़ना, दिस इज द पेस मेकर ऑफ JIT इज कहाल, राइट। जैसे आपने ऐसे नोट पढ़ा था, ऐसे नोट कहाँ पे पढ़ा था हमने, हार्ट के अंदर, उसका जो पेस मेकर कौन सा होता है, वो ऐसे नोट, और यहाँ पे पेस मेकर ऑफ JIT क्या होता है, कहाल, ठीक है। तो ये होता है मेजिनार्स प्लेक्सिस और बैक प्लेक्सिस का काम, ठीक है जी। ये हो गया आपकी फिजियोलॉजी। अब देखते हैं कि व्हाट इज द गर्ड। देखें सबसे पहले ये है कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स मींस रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन द लोअर एसोफेगस, कि लोअर एसोफेगस से कंटेंट का बैक टुवर्ड्स द अपर, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर्स टू द अपर एसोफेगस स्फिंक्टर्स, राइट। कि जब भी हमें एसिडिटी होती है या हमें
फील होता है हार्ट बर्न, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्स बैक होना, कंटेंट जो उनसे होते हैं जो हमने खाया होता है उसका क्या होना, बाहर की तरफ आना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना व्हेन इट कॉज सिम्टम्स, इट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, इट इज़ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम एंड मे अफेक्ट द 20 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए इसके अंदर कैसे है कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो प्रेजेंट है वो बचाती हैं गर्ड होने से, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो काज करती हैं रिफ्लेक्स का। ठीक है ना, पहले देखें कि ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंट करती हैं वो कौन सी हैं। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर इज फॉर्म बाय 4 सेंटीमीटर ऑफ एसोफेगल स्मूथ मसल एंड द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर प्रिवेंट गैस्ट्रिक एंड ड्यूटेनल कंटेंट। जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसका प्रेशर कितना होता है 10 to 25, और इसकी जो हाइट जो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है विच इज़ द 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। इसकी वजह से लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर क्या करता है, इंट्रो एब्डोमिनल जो एसोफेगस होता है वो हमें बचाता है। एक सेकंड वन इज द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस लाइज इंट्रो एब्डोमिनली लोअर विच एक्ट एज अ वॉल्व। क्या करता है, एज अ वॉल्व का काम करता है। द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन द एसोफेगस व्हेन इंट्रो गैस्ट्रिक एंड इंट्रो एब्डोमिनल प्रेशर राइजेस। ये जब भी इंट्रो एब्डोमिनल प्रेशर राइजेस करता है ये वॉल्व का काम करता है, ये ऊपर कंटेंट को आने नहीं देता। नॉर्मल पेरिस्टालसिस अलाउ द रैपिड क्लियरेंस ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टोमिक। नॉर्मल पेरिस्टालसिस में 3 किस्म की आ जाती हैं, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी के अंदर क्या होता है, देखिए प्राइमरी ऐसी होती है कि जब भी हम फूड की इनटेक करते हैं तो उसके अंदर पहले जो पेरिस्टालसिस होती है, और पेरिस्टालसिस से क्या होता है कि जो हमारी फूड है वो नीचे चली जाती है। जो बकाया की जो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें वो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस में हो जाती है, और जो टर्शरी होती है उसके अंदर पेरिस्टालसिस नहीं होती है, और उस वजह से गर्ड की कंडीशन होती है। ठीक है, सो देयर इज अ एंगुलेशन बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टोमिक विच प्रिवेंट रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने एंगल ऑफ हिस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एंगल ऑफ हिस, ये होता है एंगल ऑफ हिस, ये होता है एंगल ऑफ हिस जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द गर्ड। इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करते हैं विच इज़ द राइट एंड लेफ्ट क्रूज, राइट एंड लेफ्ट क्रूज। ये बिल्कुल इंफीरियरली जब हम देखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन को एब्डोमिनल जो गैस्ट्रो और एब्डोमिनल जंक्शन होता है उस वहाँ पे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जी जो प्रिवेंट करती हैं। पहले कौन सी, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, सेकंड वन इज एंगल ऑफ हिस, थर्ड वन इज नॉर्मल पेरिस्टालसिस, फोर्थ वन इज और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के जो वाल्व होता है वो। ठीक है ना, अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें जो काज करती हैं। सम डिग्री ऑफ रिफ्लेक्स इज नॉर्मल फिनोमिना, कुछ में नॉर्मल होता है कि हमारे जिस तरह हम लेटे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसा फील होता है कि बैकवर्ड हो रहा है, और हम जब सीधे होकर बैठते हैं तब बिल्कुल ठीक हो जाता है। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स transiently in response to food intake to vent swallowed air, but when there is an increase in the transient lower esophageal sphincter relaxation, the sphincter becomes incompetent। कि जब भी जो हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करना छोड़ देगा, इन दैट कंडीशन रिफ्लेक्स बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ द एक्सपोजर टू द एसोफेगस टू द एसिडिक कंटेंट, राइट। In 60% of the patient, mechanically defective lower esophageal sphincter is responsible of the GERD। अब इसमें कंडीशंस क्या आ जाती हैं, प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी। प्रेगनेंसी और ओबेसिटी क्या, सिर्फ इसी वजह से कि प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इस वेट की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैकफ्लो होता है, जो हमारा जो स्टोमिक है उसके ऊपर प्रेशर आता है इसकी वजह से, तो क्या होता है बैकफ्लो ऑफ द कंटेंट। फैट, अल्कोहल, लार्ज मील, स्पाइसी डाइट, स्मोकिंग और हाइटल हर्निया, कि जो हर्निया है जो हाइटस है तो इसकी वजह से जो वो हमारा डायाफ्राम क्रॉस करके ऊपर आ जाता है। जब हम लेटे होंगे ना हाइटल हर्निया में, जब हम इसके आगे डिस्कस, इसके बाद गर्ड के बाद ही वो डिजीज़ है जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, कि जब हम लेटे होंगे तो हाइटल हर्निया है तो उसकी वजह से ये डायाफ्राम क्रॉस करके ऊपर आ जाता है, राइट। और जब हम उठ के बैठते हैं तो हमें कुछ रिलैक्सेशन फील होती है कि ये नीचे चला जाता है थ्रू डायाफ्राम। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। देखें, जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होगा गर्ड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें भी जब होता है तो हम क्या कहते हैं, यार सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। सो इट इंक्लूड हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेगिया। एक तो रिगर्जिटेशन और हार्टबर्न, ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ना, कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा, किससे आएगा कि हम यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, विच इज़ द रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन विच इज़ द हार्टबर्न, विच इज़ द रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी आपके पास आएगा। दूसरा क्या होता है कि मुंह का जो जायका है वो
बहुत खट्टा, क्योंकि कंटेंट का रिफ्लेक्स, एसिडिक कंटेंट का रिफ्लेक्स बैक हो रहा है आपके बैकवर्ड टू द स्फिंक्टर्स थ्रू एसोफेगस टू योर माउथ, तो क्या आता है, बहुत खट्टा टेस्ट आता है हमें। तो इसे क्या कहते हैं, एफर्टलेस रिफ्लेक्स ऑफ द सोर्स बिटर गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द थ्रोट, माउथ और इवन इनटू द लंग्स, थ्रू लंग्स में भी जा सकता है, राइट। अब एक तो प्रेजेंट करेगा बिकॉज ऑफ हार्टबर्न, और दूसरा कौन सा होता है कि मुंह का जो जैक है वो बहुत बहुत गंदा है। ये तो हो गए इसके टिपिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स। अब देखिए जो एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स है ना, जब हम इसकी डायग्नोज पढ़ेंगे ना, ये वाली एसोफेगल पीएच, ये इसी के सिम्टम्स है कि किसी और डिजीज़ की वजह से हो रहा है, कि एसोफेगल की वजह से नहीं हो रहा, किसी और डिजीज़ की वजह से हो रहा है। बिकॉज ऑफ इनटू द लैरिंक्स, ट्राइकिया, और दीज सिम्टम इंक्लूड अस्थमा की वजह से हो सकता है, क्रोनिक कफ, ज़्यादा खांसने की वजह से, राइट, क्रोनिक कफ की वजह से, विजिंग की वजह से, या डेंटल कैरीज की वजह से, ठीक है। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोज की, कि हम इसको डायग्नोज किस तरीके से करेंगे। देखें, आप सबको पता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा जेईटी के अंदर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, अपर जेई एंडोस्कोपी। क्या है, अपर जेई एंडोस्कोपी। इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, विच इज़ द अपर जेआईटी एंडोस्कोपी। अब इसके अंदर क्या होगा, देखें यहाँ पे एक लफ्ज़ मेंशन किया हुआ है, ट्रीटेड एम्पेरिकली। देखें इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है ना, वो पहले से ही, जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में, हमें जब एसिडिटी होती है या रिफ्लेक्स बैक होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि यार मेरा मैदा बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, मेरा सीना बहुत ज़्यादा जल रहा है, मेरा मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब आ रहा है, और मुझे अजीब फील हो रहा है, बहुत एसिडिटी फील हो रही है, जलन महसूस हो रही है। तो हम क्या करते हैं, PPS खा लेते हैं, ओमेप्राजोल वगैरह जो है वो ले लेते हैं, और हम क्या कहते हैं, यार ये सुबह उठ के हमने जो है ना, वो खाली पेट हमने मील से 30 से या 1 घंटा पहले हमने खा लेनी है, राइट। हम कहते हैं ना, तो वो होता है ट्रीटेड एम्पेरिकली। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, वो पहले से PPS यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो सा आता है, प्रैक्टिकली जो से हो रहा होता है, वो होता है आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी हम क्या चेक करते हैं, हम तो एक तो उसका ट्रबलसम डिस्फेगिया चेक करते हैं, कि बार बार उसको जो सा वो रिफ्लेक्स बैक तो नहीं हो रहा, ऑडिनोफेगिया, पेन तो नहीं हो रहा, वेट लॉस। ऑफकोर्स जब बॉडी के अंदर खुराक जा रही है, तो इट मे लीड्स टू द वेट लॉस, वॉमिटिंग। अब आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी हो सकता है। एंड इन पेशेंट वेयर ट्रबलसम सिम्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट एम्पेरिकली PPS, के इसके बजाय कि PPS उसको दें, अपर जेई एंडोस्कोपी हम करेंगे। एक्सीलेंट फॉर डॉक्यूमेंटिंग के विच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज देयर, कि आइदर लीड तो नहीं कर गया गर्ड की बैरस एसोफेगस, या स्ट्रक्चर कोई कंस्ट्रक्शंस तो नहीं होगी वहाँ पे, या एसोफेगल कोई कैंसर तो नहीं हुआ। तो अपर जेईटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। लेकिन अगर बात की जाए कि विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, सो वो क्या है, 24 आवर PH रिकॉर्डिंग। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, 100% ये हमें बता देता है कि किस तरह से, किस स्टेज का जो है गर्ड उसको हो रहा है, ठीक है। जो एसोफेगल PH रिकॉर्डिंग एंड इम्पिडेंस टेस्ट है ना, ये हमेशा हम उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जो एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स कौन से होते हैं, ये वही सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया, अस्थमा, बहुत ज़्यादा खांसी, इन्फ्लामेशन रेंज जिसकी वजह से प्रेशर पड़े, तो उसमें एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए ना 24 आवर PH की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी आपके पास आता है, ये करते भी तब है जब एक तो पेशेंट हो सर्जरी के लिए, सर्जरी से पहले, ठीक है ना, और इसकी जो एंडोस्कोपी के लिए जो फाइंडिंग्स है वो हमें पता हो कि यार देखें इस कंडीशन में ये कंडीशन है कि कितना डैमेज हो चुका है हमारा लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। इसके अंदर करेंगे क्या, देखें ये है आपका 24 आवर PH मॉनिटरिंग। इसके अंदर करते क्या है कि जो प्रोब होता है ना, जिसको हम ब्रेवो 24 भी कहते हैं, ये जो प्रोब है ना, ये वाला यहाँ से, इसको कहते हैं ब्रेवो 24। ये क्या है आपका प्रोब। इसको क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, और यूज़ क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या कोई भी ऐसे एजेंट, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, कोई भी 5 से 10 दिन तक हम उसके बाद करेंगे, उससे पहले हम नहीं देने। बिकॉज उसके बाद ऑफ कोर्स उसका एक इफेक्ट होगा, PPS का इफेक्ट होता है कि वो एसिडिक कंटेंट, उसकी जो सिक्रीशंस हैं उनको कम कर दे, एसिडिक कंटेंट को, जो उसका एसिडिटी होती है उसको कम कर देता है, लाइक। तो उस 10 दिन बाद हम इसको करेंगे ताकि हमें उसका एक्यूरेट, उसका हमें 100% जो है हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन मिले, ठीक। ये है आपकी 24 आवर। इसको एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी यही होता है कि हमें इसके अंदर पता चल जाता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं,
लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है वो कितना डैमेज हो चुका है और हमें पता चल जाता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लेक्स बैक कितना हो रहा है, जिसकी वजह से कितना डैमेज हो चुका है। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बायोग्राफी रेडियोग्राफी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं इसके अंदर? देखिए मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर्स वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डायग्नोसिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अपर जे एंडोस्कोपी और गोल्ड स्टैंडर्ड 100% जो आपको एक्यूरेट टेस्ट देता है वो कौन सा होता है? 24 आवर पीएच रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जी इसकी मैनेजमेंट की, कि GERD की मैनेजमेंट क्या है। देखिए पहले तो उसको हमने एम्पेरिकली ट्रीटमेंट करना है। जो पहले वो आया था, हम क्या कहेंगे, पहले तो करें वेट रिडक्शन। हमने जो उसकी क्लिनिकल फीचर उसके अंदर पढ़ा कि किस वजह से हो सकता है, फैक्टर्स में, रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी था, तो हम उसके क्या कहेंगे कि वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, ठीक है ना। अब वेट रिडक्शन के अंदर हम उसको किन किन चीज़ों से मना करेंगे? स्पाइसी फूड्स, फैटी फूड्स, चॉकलेट्स, सिट्रस फूड्स, जिसकी वजह से GERD हो सकता है, ठीक है ना। और इसके वजह से क्या कहेंगे कि ऐसी फूड्स ना ले जिसकी वजह से जो एसोफेगल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, वो रिलैक्स हो। हेड ऑन द बेड एलिवेशन, उसका जो जब वो लेटा होगा तो उसे कहेंगे आप अपना जो सर है वो थोड़ा, अब जब भी एसिडिटी वगैरह या वॉमिट का आता है तो हम क्या कहते हैं, यार थोड़ा उठ के बैठो, राइट। तो उसे वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एलिवेटेड होकर आपने सोना है, राइट। एलिमिनेटर ऑफ एसिडिक फूड, ये मैंने आपको बता दिया। 8 वीक कोर्स ऑफ पीपीआईज, ऑफ कोर्स हम उसे पीपीएस देंगे, वो पहले भी था, लेकिन जब अगर नहीं भी था तो जब आपको प्रेजेंट किया तो हमने आप इसे पीपीएस लाजमी देने, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? ट्रेडिशनल डिलेड रिलीज पीपीएस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड 30 to 7 बिफोर मील। मैंने आपको बताया, बल्कि हमें सारों को ऑलरेडी पता होता है कि पीपीएस हमने कब खानी है, सुबह खाने से पहले, ठीक है। दिन में एक दफ़ा तो हमने खा लेनी और एक्चुअली में ठीक हो भी जाता है। पीपीए थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड एट वंस अ डे डोजिंग बिफोर द फर्स्ट मील ऑफ द डे। लेकिन जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हम उसको 2 रिकमेंड कर देते हैं कि आप 2 दफ़ा ले लें। अगर रिस्पॉन्स ना करे पीपीएस का तो हम फर्दर एलिवेट करते हैं बाय एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन से, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं बाय एंडोस्कोपी। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ट्रीटेड एम्पेरिकली, तो ये तो था सारा एम्पेरिकली ट्रीटमेंट। इसके बाद हम डायग्नोज, अगर इसके बाद भी जब पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है नहीं जी वो ठीक नहीं हो रहा, तब हम करते हैं एंडोस्कोपी और फिर हमें पता चलता है कि कितना डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से ये पीपीएस से भी ठीक नहीं हो रहा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा। अब देखें, जब भी पेशेंट आपके पास आएगा, in patient with a partial response to PPIs therapy, increasing the dose to twice therapy, switching a different PPIs may be provided। अब इस सारे के अंदर क्या है, सारे के अंदर ये, इसके अंदर हाँ H2 रिसेप्टर्स को एक दफ़ा देख लेना कि ये जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं, थेरेपी कैन बी यूज एज द मेंटेनेंस ऑप्शन इन द पेशेंट विदाउट एरोसिव डिजीज इफ पेशेंट एक्सपीरियंस हार्टबर्न रिलीफ। अगर पेशेंट हार्टबर्न रिलीफ फील कर रहा है कि उसकी जो जलन है वो ख़त्म हो रही है, तो वो बेड टाइम जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं वो ले सकता है, ठीक है ना। कैन बी एडेड टू द डे टाइम पीपीएस के साथ ले सकता है, जिसकी वजह से जो नाइट टाइम रिफ्लेक्स है अगर होता है विद ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ नाइट, इसके अंदर जो सा रिफ्लेक्स बैक है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। बट पीपीआईज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पीपीआई आर सेफ इन पेशेंट विद द क्लिनिकली इंडिकेटेड। ये वही बात है कि एम्पेरिकली ट्रीटमेंट हमने इसका करना है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जब पेशेंट आता है पीपीआई से तो बिल्कुल हो जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमें खुद भी पता होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है देखिए। अच्छा, एक्स्ट्रा एसोफेगल प्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि किसी को अस्थमा हो, क्रोनिक कफ लेरेंजाइटिस हो, इसमें क्या होगा, अस्थमा, क्रोनिक कफ लेरेंजाइटिस, ठीक है। GERD कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल को फैक्टर इन अ पेशेंट विद अस्थमा, क्रोनिक कफ लेरेंजाइटिस। अब इसके अंदर क्या है कि पीपीआई ट्रेल इज रिकमेंडेड टू ट्रीट एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स इन अ पेशेंट हु हैव टिपिकल सिम्टम्स ऑफ GERD, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्स मॉनिटरिंग करेंगे, शुड बी कंसीडर्ड बिफोर अ पीपीआई ट्रेल, कि पता चले कि आइदर ये GERD किस वजह से हो रहा है, कि ताकि हमें जो एक्स्ट्रा एसोफेगल प्रेजेंटेशन उनको पता चल सके कि इधर वाकई जो GERD है वो गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से नहीं हो रहा बल्कि किसी और वजह से, क्रोनिक कफ की, अस्थमा, यही वजह से हो रहा है, टू एक्सक्लूड आउट द एक्स्ट्रा एसोफेगल प्रेजेंटेशंस। इन पेशेंट होम एक्स्ट्रा एसोफेगल सिम्टम्स ऑफ GERD परसिस्ट डिस्पाइट पीपीआई ऑप्टिमाइजेशन, तो हम उसे असेस करेंगे और हम क्या एवेल्यूएशन कर सकते हैं बाय ईएनटी, पल्मोनरी और एलर्जी स्पेशलिस्ट। हम उनके पास भेजेंगे कि नहीं जी ये आपका गैस्ट्रिक का कोई मसला नहीं है, या आपको किसी और वजह से हो रहा है, तो आप इन लोगों के पास जाएं। अब बात करते हैं GERD रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट विद द पीपीआईज। फर्स्ट स्टेप इज मैनेजमेंट विद द रिफ्रैक्टरी GERD इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीपीआई थेरेपी अंडर एंडोस्कोपी शुड बी परफॉर्म्ड इन अ रिफ्रैक्टरी पेशेंट विद टिपिकल एंड dyspeptic symptom principally to exclude the non-GERD etiologies. In patient in whom extra esophageal symptoms of persist, तो हम उसको क्या करेंगे, ये वही लाइन है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है कि हम उसको उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेज देंगे। पेशेंट
विद रिफ्रैक्टरी गर्ड एंड नेगेटिव एवल्यूशन बाय एंडोस्कोपी, टिपिकल सिम्टम मतलब मौजूद हैं, हर चीज़ है। फिर हम क्या करते हैं, कंसीडर एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। अब आ जाते हैं जी रिफ्लेक्सिव मतलब इसके अंदर पीपीआईज ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पेशेंट मजीद सफ़र कर रहा है कॉम्प्लिकेशन के अंदर। अब हम इसके अंदर मतलब अगर देखें तो क्या है कि जो पीपीआई थेरेपी थी वो क्या होगी, ख़त्म, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं इसके अंदर जब पेशेंट आपके पास है। मे बी इट मे लीड टू द बैरर्स एसोफेगस या स्ट्रिक्चर्स, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है ना। और इसके अंदर मे बी इट एसोसिएट विद अ लार्ज हेटल हर्निया, राइट। या पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट को गिव अप कर दे कि नहीं जी अब ठीक नहीं हो रहा तो हम सर्जरी की तरफ जाएं, ठीक है। अब हम सर्जरी में करते क्या है, परफॉर्म तो वो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, चाहे वो बैरर्स एसोफेगस है, डिस्फेगिया है, स्ट्रिक्चर्स हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो वर्सन कर रही है गर्ड को और पीपीआई से भी आराम नहीं आ रहा, उसके अंदर हम करेंगे एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट कैन बी परफॉर्म्ड आइदर बाय लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी। द एम ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट इज टू क्रिएट इंट्राअब्डोमिनल एसोफेगस क्रूअल रिपेयर सम फॉर्म ऑफ रैपिंग द। अब ये इंट्राअब्डोमिनल एसोफेगस को और ये सर्जरी के अंदर हम पढ़ेंगे जब हम कोलेज गैस्ट्रोप्लास्टी या फंडोप्लिकेशन को अब हम जब डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टोटल फंडोप्लिकेशन। मुझे भी कई बार भूलिया, लेकिन इसको बेहतरीन तरीका ये है कि हम यहाँ से देखें ये है सर्जरीज, एक तो है निशान का फंडोप्लिकेशन और ये जो दोनों हैं ये है पार्शल, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल फंडोप्लिकेशन, दिस इज योर टोटल फंडोप्लिकेशन जो हम सर्जरी करेंगे। अब इसके अंदर करते क्या है कि हमने 5 पॉट्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 5 पॉट्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ कि 10 mm के 2 पॉट्स हम यूज़ करते हैं बड़े, ठीक है ना, 2 पॉट्स, और 3 यूज़ करते हैं हम 5 mm के, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, देखें पहले हमने जो पोजीशन उसकी कौन सी होती है कि जो लेग हैं उनको हमने स्प्लिट कर देना होता है, ठीक है, और उनके जो से दोनों आर्म्स होते हैं वो टक्ड इन कर देने, अंदर घुसा देने, टक्ड इन, राइट। जैसे हम शर्ट को टक इन करते हैं हम पैंट के अंदर, तो एज इट इज़ वैसे ही करना है आपने। और जो हमने उनकी पोजीशन है वो स्प्लिट लेग पोजीशन होगी, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ से हमने लिवर जोन से है ना इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, हमने थोड़ा सा ऊपर करना है, और हमने ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये हमने डायसेक्ट कर देना। ये कौन सा रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ पार्स फ्लीसेडा, दिस इज द रीजन ऑफ पार्स फ्लीसेडा, जो जंक्शन होता है बिटवीन द लिवर एंड द गैस्ट्रिक, और इसको कहते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक जंक्शन, राइट। अब इसको हमने कट कर देना ताकि इसका जो जंक्शन है उससे लिवर से ख़त्म हो जाए ड्यूरिंग दिस सर्जरी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमने गैप क्रिएट करना है, हॉरिजेंटली हमने जो सा वो गैप क्रिएट करना है, ऐसे हमने जो से गैप क्रिएट करना है बिटवीन राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि जो चीज़ें प्रिवेंट करती हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स को वो कौन सी होती हैं, क्रस भी होती हैं, जो क्या कंट्रोल करती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो क्रस्ट होते हैं राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट, ये क्या करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द गट डिजीज, राइट। अब इसको हमने जो सा होता है वो क्रिएट करना होता है हमने गैप, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या करना था, हमने डिवीजन करनी होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज की जो सप्लाई कर रही होती हैं थ्रू द स्प्लीन, ठीक है ना। सो स्प्लीन टू द स्प्लीन, हमने इनको क्या करना होता है, डिवीजन करनी होती है गैस्ट्रिक आर्टरीज की, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि देखें पहला तो क्या था राइट क्रस और दूसरा क्या है लेफ्ट क्रस और राइट क्रस। अब इन दोनों का जो पॉइंट है ये इसके अंदर क्या होगा कि जो राइट क्रस है और लेफ्ट क्रस है इनकी ये आप खुद देखें कि कौन सी है। ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड है इन 9 एंड 3 क्लॉकवाइज, 3 के साइड पे होता है विच इज जस्ट पैरेलल टू द 9, तो ये हमने हॉरिजेंटली लाई करना होता है बिटवीन 9 एंड 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक हो गया। शॉर्ट गैस्ट्रिक भी कट की हर चीज़। इसके बाद हमने वेस्कुलर जोन सी हमने जो राइट और लेफ्ट क्रूज को कट किया था हमने उसको सुचर करना है, लेकिन हमने सुचर करना कैसे है, विद नॉट फ्रॉम द जस्ट फ्रॉम द स्टिचेस हमने सिर्फ करने हो, लेकिन हमने इसके अंदर टेफ्लॉन फेल्ट स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। ये टेफ्लॉन, ये क्या है आपकी टेफ्लॉन फेल्ट स्ट्रिप्स, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस कंडीशन में एंगल ऑफ हिस का भी ध्यान रखना है,
क्या ध्यान रखना, एंगल ऑफ हिज, जो मैंने आपको बताया था, ये भी जो प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है गर्ड की, ये प्रिवेंट करता है। हमने इसका भी ध्यान रखना होता है, जो यहाँ पे एग्जैक्टली जो यहाँ पे बन रहा होता है। फिर हमने क्या करना होता है कि जो फंडस है ना, उसका जो पार्ट है हम उसको व्रैप करेंगे अराउंड द एसोफेगस, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। अब ये क्या है, दिस इज योर लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। ये क्या है आपका लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है। हम इसके दरमियान जो से ये हमारा फंडस होता है, हम इसको क्या करेंगे, व्रैप करेंगे। So this is the fundoplication completed with approximately sutures placed 1 centimeter apart। ये 1 centimeter थ्रो अपार्ट। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिए हमने, ये पूरी फंडोप्लिकेशन हो गई और हमने सूचर कर दिया। और अब क्या होगा कि अब रिलैक्सेशन नहीं होगी उसकी, ठीक है। अब इस कंडीशन को, कंप्लीट कंडीशन को क्या कहते हैं, टोटल फंडोप्लिकेशन। और इसका सेकंड नेम क्या होता है, शू शाइन मैनूवर। क्या होता है, शू शाइन मैनूवर, विच इज़ द, और आपने यकीन दहानी करवानी होती है दैट दिस इज़ डन टू बी अ गुड फंडोप्लिकेशन विदाउट एनी टेंशन। शू शाइन कैसे होता है कि जैसे वो बूट होता है ना, बूट उसका जो आगे वाला ऐसे हिस्सा होता है, ऐसे होता है ना बूट, तो उसका जो आगे जिस तरह हम वो पॉलिश करते हैं आगे वाले हिस्से को एज इट इज़, इसको कहते हैं, दूसरा नेम होता है शू शाइन मैनूवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल फंडोप्लिकेशन। टोटल फंडोप्लिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इट डिस्क्राइब द प्रोसीजर इज अ 360 डिग्री, कि कंप्लीट हमने उसको जो है वो सराउंडिंग टू द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर पे सराउंड कर देना है। Around the lower end of the esophagus, distance of the 4 to 5 centimeter, although it provide very good control of reflex, but it is associated with the overcompetent cardia leading to the dysphagia। इसके अंदर जो ग्लास ब्लॉट सिंड्रोम है, मतलब गैस इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है ये बहुत टाइट हो जाता है सम कंडीशन में, सम सर्जरीज में। तो इस वजह से इसके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है, ग्लास ब्लॉट सिंड्रोम की, जिसमें स्टोमिक है वो फील हो जाता है एयर से, और and bleaching become impossible due to overcompetent cardia। patient feel very full after meal because जो lower esophageal sphincter है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। बात करते हैं जी पार्शियल फंडोप्लिकेशन की। पार्शियल फंडोप्लिकेशन टोटल तो हो गया, पार्शियल क्या है कि अधूरा। अब इसके अंदर दो आ जाते हैं, डोर और टॉपिट। डोर और टॉपिट, इसके अंदर डिफरेंस यही है कि हमने इसको हमेशा जो है वो 270 डिग्री के ऊपर, हमने 360 270 मतलब कुछ हिस्सा छोड़ देना है जिनके अंदर जो कंडीशंस होती हैं। In avoid over competent cardia, partial fundoplication is performed with consist of 270 degree gastric fundoplication around the distal 4 centimeter of esophagus। हम उसको सराउंडिंग पे कनेक्ट करेंगे जैसे हम फंडोप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम 270 डिग्री तक करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। It has a fewer side effect of total fundoplication। टोटल साइड मतलब टोटल फंडोप्लिकेशन में जो हम गैस ब्लॉट सिंड्रोम देख रहे थे वो यहाँ पे नहीं होगा, बट द फेलियर रेट इज स्लाइटली हायर, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है जिस तरह से वो था। सो पार्शियल फंडोप्लिकेशन इज ऑफ इंक्रीजली यूज 80 to 90% सक्सेस रेट टू रिलीव द रिफ्लक्स सिम्टम्स। अब इसके अंदर जो दो मैंने आपको बताया ना, एक तो है डोर और एक तो है टॉपिक। अब इसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डोर है उसके अंदर जो स्टोमिक है ना वो अराउंड होता है इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस। ये देखें, इस मतलब उसको ऊपर जैसे पर्दा डाल देते हैं ना एक चीज़ के ऊपर वो। और जो टॉपिक है उसके अंदर क्या करते हैं, पोस्टीरियरली हम जो है वो बैक की तरफ से हम उसको सराउंडिंग कर देते हैं और हमें यहाँ से नज़र आ रहा होता है। सो ये है आपका टोटल फंडोप्लिकेशन और पार्शियल फंडोप्लिकेशन। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक हो गया। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ रिकरेंस ऑफ द डिजीज। अब ये जो रॉक्स इन रिकंस्ट्रक्शन है ये जेजुनोस्टोमी के थ्रू होती है, और ये हम कार्सिनोमा के अंदर जाके एक दफ़ा पढ़ लेंगे, इसकी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से हैं कि गर्ड के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो रही हैं, एक तो स्ट्रक्चर, एसोफेजियल शॉर्टनिंग, बैरेट्स एसोफेगस और एसोफेजियल कार्सिनोमा। अब ये मोस्टली जो उनसे कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। होता क्या है, पहले स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रिक्शन हो जाना, स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि रिफ्लक्स इंड्यूस स्ट्रक्चर यूजुअली अकर इन द लेट, मिडल और एल्डरली, कि बहुत लेट और मिडल और एल्डरली पेशेंट्स में हो सकता है। इट इज़ यूजुअली अकर जस्ट अबव द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, वो लोअर एसोफेगस। पेप्टिक स्ट्रक्चर्स यूजुअली रिस्पॉन्स टू एंडोस्कोपिक डायलेशन एंड पीपीआईज। अब बात करें अगर एसोफेजियल शॉर्टनिंग की, कि क्या होता है कि तो शॉर्टनिंग कैन बी अकर ड्यू टू फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है एंड स्लाइडिंग हाइट हर्निया क्या है कि जैसे ये है ना, तो यहाँ से यूँ ऊपर चली जाए, ऊपर की तरफ चली जाए, ऐसे उसको कहते हैं स्लाइडिंग हाइट हर्निया। ऑफ कोर्स जो एसोफेगस है वो डायफ्राम से ऊपर चली जाती है, वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन एसोफेगस का जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर वो कहाँ होता है, लो होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो एसोफेगस है वो उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है ना। और इसी के लिए जब शॉर्टनिंग हो जाए तो इसी के लिए हम एक
सर्जरी करते हैं विच इज़ द कोलिस गैस्ट्रोप्लास्टी। ये कोलिस गैस्ट्रोप्लास्टी क्या होता है? देखिए इसके अंदर पता है क्या करना होता है? इसके अंदर ना 3 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है ना, हमने एसोफेगस की जो कार्डिया का पार्ट है ना स्टोमिक का, इसको हमने कर देना होता है कट। अब जब आप इसको कट कर देंगे और यहाँ से आप इसको तो ये तो हो जाएगा रिमूव। अब यहाँ से जो एसोफेगस की जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले ये था स्टोमिक, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? फंडस गया, अब यहाँ से ये और लंबा होके यूँ आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हो गया कट, कार्डिया चला गया और इसका साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो इन कोलिस न्यू एसोफेगस क्रिएटेड बाय यूजिंग द फंडस ऑफ द स्टोमिक। फंडस को हमने रिमूव कर देना। अब बात करते हैं जी शर्ट्स की रिंग की। अब इसमें क्या होता है कि सर्कुलर रिंग आ जाती है इन डिस्टल एसोफेगस। डिस्टल एसोफेगस के अंदर क्या देखते हैं, मैं इसको आपकी पिक दिखाता हूँ तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ दिस रिंग। यूजुअली एट द स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन। स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन कौन सा होता है? लोअर एसोफेगस और स्टोमिक का, ठीक है। सो इट बी सीक्वल ऑफ गर्ड एंड बैरस एसोफेगस। यूजुअली सिंगल बैलून डायलेशन इज क्यूरेटिव। ये होता है आपका रिंग। क्या हो जाता है आपका? यहाँ से बिल्कुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हम यहाँ से जब हम बैलून डायलेशन करते हैं, क्या करते हैं? बैलून डायलेशन, तो ये अपनी नॉर्मल लोकेशन पे चला जाता है। अब बात करते हैं जी बैरस एसोफेगस की। देखें बैरस एसोफेगस का इसका पूरा जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे है कि जो बैरस एसोफेगस है वो किस कंडीशन में हो सकती है? आफ्टर द आपके गर्ड, राइट। गर्ड के बाद क्या होती है आपकी? बैरस एसोफेगस। अब इसमें होता है क्या? एक तो हो जाती है मेटाप्लेजिया ऑफ स्क्वेमस टू कोलुमनर एपिथेलियम। पहला पॉइंट जो होता है विच इज़ योर जो ऑफ कोर्स जो सी एसोफेगस की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या कौन सी लेयर होते हैं स्क्वेमस, स्टोमिक की, कोलुमनर। स्क्वेमस जो सा होता है वो किस में चेंज हो जाता है? कॉलमनर में। बैक फ्लो ऑफ द रिफ्लेक्स की वजह से, स्टिक कंटेंट बार बार आने की वजह से क्या हो जाता है? स्क्वेमस किसके अंदर चेंज हो जाता है? कॉलमनर के अंदर। एक पहली बात, ठीक है ना, जिसको हम इंटरनल मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। और ये देखा कि इसके अंदर जाता है लॉन्ग टर्म गर्ड के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर एक जो होता है, इसके अंदर एडिनोकार्सिनोमास भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स इन द लाइनिंग। अब इसके अंदर एक पैथोजेनोमिक फीचर क्रिएट हो जाता है कि गॉबलेट सेल्स हमें नजर आते हैं। अब ऐसी है कि जो गर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी जो साइलेंट प्रेजेंटेशन होती है जब ये हमारे पास आते हैं बैरस एसोफेगस के, एज इट इज़ लाइक अ गर्ड। हमें नहीं पता होता कि वो पीपीआई ले रहा है, वो कुछ सुकून मिल जाता होगा कभी नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि यार इसको तो बैरस एसोफेगस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? देखें वर्किंग डेफिनेशन ऑफ बैरस एसोफेगस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। Proximal to the gastroesophageal junction and endoscopy with multiple cystic biopsy needed to establish diagnosis of the Barrett's esophagus। हम एंडोस्कोपी करते हैं। अब जब एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें किस तरह का म्यूकोजा नजर आता है? रेड वेलवेटी। किस तरह से नजर आता है हमें? रेड वेलवेटी म्यूकोजा। किस में हमें नजर आता है? हमारे एंडोस्कोपी में, ठीक है। सो इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड एंड अकर अबाउट टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा अरसे तक बार बार रिफ्लेक्स होना, उसी वजह से बैरस एसोफेगस हो सकता है। द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू द कंडीशन क्लासिक बैरस 3 cm और मोर कोलुमनर एपिथेलियम, शॉर्ट सेगमेंट बैरस इज लेस देन 3 cm। लेकिन होता वही है कि जो स्क्वेमस सेल्स हैं वो किस में चेंज होते हैं? कोलुमनर में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ बैरस एसोफेगस देयर इज 25 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट एंड एसोफेगल एडेनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है? आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्प्लेजिया ग्रेड या सर्विलेंस इंटरवल का क्या मतलब है। डिस्प्लेजिया होता है कि जो अब नॉर्मल सेल्स है ना वो बनना स्टार्ट हो जाए किसी ऑर्गन के अंदर। अब इसके अंदर 3 स्टेज है, नो, लो और हाई। अब लो के अंदर क्या है? डिस्प्लेजिया कि हमें कोई भी अब नॉर्मल सेल्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के अंदर हमें अब नॉर्मल सेल्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसके अंदर 3 साल में एक दफ़ा एंडोस्कोपी करवाना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंडोस्कोपिक बायोप्सी रिक्वायर्स 3 ईयरली फॉलो अप विद द एंडोस्कोपी। लो ग्रेड में क्या होगा कि एक्सपेक्ट पैथोलॉजिस्ट कंफर्मेशन एंडोस्कोपिक बायोप्सी सर्विलेंस शुड बी कैरिड ईयरली। हर साल आपको करवानी पड़ेगी। हाई ग्रेड के अंदर क्या है कि हमें पता है कि डिस्प्लेजिया है, उसके अंदर जो म्यूकोजल इरेगुलरिटी है शुड अंडरगो एंडोस्कोपिक रिसेक्शन, और हम उसको रिपीटेडली देखते रहेंगे कि ये कार्सिनोमा के अंदर चेंज तो नहीं हो रहा। कार्सिनोमा क्या, इससे पता चलेगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? हर 3 महीने बाद हम उसको कहेंगे कि आपने अपनी जो ये डिस्प्लेजिया ग्रेड एंड सर्विलेंस इंटरवल है आपने एंडोस्कोपी इसकी एंडोस्कोपिक बायोप्सी लाजमी करवानी है। दोज हु डेवलप द कार्सिनोमा एसोफेगस, मतलब उसको एसोफेगस काटनी पड़ जाती है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैरस एसोफेगस कौन सी है?
बैरेट सेल्सर, स्ट्रिक्चर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, एंड मेलिग्नेंसी जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अबाउट हाइटर लर्निंग है, और जितनी भी हमारी जो रिविजन्स वीडियोज़ होंगी वो एक रिवीजन वीडियो होगी, उसके अंदर हम उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।